हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर जुड़ गए हम अकाउंट्स एंड बिजनेस बार के साथ। आज हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का पूरा फुल फ्लेज रिवीजन करने वाले हैं। जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है उतना जल्दी से जल्दी रिवीजन ख़त्म करेंगे ताकि वीडियो लंबी ना हो और आप भी एग्ज़ाम टाइम्स पे बहुत जल्दी उसे रिवाइज कर सके। तो फटाफट बिना टाइम वेस्ट करते हुए सीधा चलते हैं हमारे रिवीजन पे। बिजनेस ट्रांजैक्शन, सबसे पहले हमारे अकाउंटिंग टर्म्स जो हमने पढ़ी थी वो थी बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? कोई भी ऐसा पैसे के साथ किया गया लेन देन जिससे हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो जाती है, वो क्या है? वो है बिजनेस ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब हमारे एसेट बढ़ जाते हैं, कम हो जाते हैं, लायबिलिटी बढ़ जाती है, कम हो जाती है, वो क्या है? हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन। और उस बिजनेस ट्रांजैक्शन से निकला हुआ रिजल्ट जो है वो हमारा कहलाता है इवेंट। जैसे हमने एक ट्रांजैक्शन की, 20,000 रुपये के बर्गर बना के 30,000 रुपये में बेच दिए, तो 10,000 रुपये हमने इसमें प्रॉफिट कमाया। जो प्रॉफिट है वो हमारा क्या है? इवेंट है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है अकाउंट्स। अकाउंट का मतलब क्या है? अकाउंट का मतलब है कि रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर चीज जब सारी ट्रांजैक्शन हम एक जगह पे रिकॉर्ड करते हैं, मतलब रामू से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन हम एक अकाउंट एक जगह पे रिकॉर्ड करते हैं, उसे हम बोलते हैं रामू का अकाउंट। जहाँ पे रामू को जो लेना है वो हम रिकॉर्ड करेंगे, रामू से जो हमें लेना है वो हम रिकॉर्ड करेंगे। मतलब जो हमें रामू को देना है या जो हमें रामू से लेना है वो सारी चीज़ें एक जगह पे रिकॉर्ड होंगी। उसे क्या कहेंगे? हम उसे कहेंगे अकाउंट, रामू का अकाउंट। कैश, हमारे बिजनेस से कैश गया, कैश आया, वो सारी चीज़ें हम एक जगह पे रिकॉर्ड करेंगे, उसे हम कहेंगे कैश अकाउंट। तो जहाँ पे रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर चीज़ सारी ट्रांजैक्शन चाहे वो आने की हो या जाने की हो वो एक जगह पे रिकॉर्ड होंगी, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा अकाउंट। और जब हम बिजनेस ट्रांजैक्शन को हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एंट्री। क्लियर? नेक्स्ट हम तीन चीज़ों में क्लासिफाई करते हैं हमारे पूरे अकाउंटिंग टर्म्स को। नंबर 1 एसेट्स, नंबर 2 लायबिलिटी, नंबर 3 कैपिटल। हाँ, अगर मैं कहूँ कि अगर मैं हमारे पूरे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को एक शब्द में लिखना चाहूँ तो वो क्या हमारा? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। खत्म बच्चा, खत्म, इतना ही है अकाउंट्स। बस हम बात करेंगे एसेट्स की। एसेट्स का मतलब क्या है? एसेट अगर कोई भी चीज़ हमारी तीन में से कोई एक कंडीशन भी कंप्लाई करती है तो वो हमारी एसेट्स के अंदर क्लासिफाई हो जाएगी। नंबर 1 कि वो बिजनेस के नाम पे होनी चाहिए, नंबर 2 वो बिजनेस को कुछ ना कुछ कमा के दे, और नंबर 3 जो है हमें कोई भी ऐसी अमाउंट जो किसी थर्ड पर्सन से हमें लेनी है वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? एसेट कहलाएगा। सिमिलर लायबिलिटी मतलब कोई भी ऐसी चीज जो हमें किसी थर्ड पर्सन को पे करनी है वो हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी है। एसेट्स के अंदर चलते हैं। एसेट्स की क्लासिफिकेशन करेंगे तो 3 तरह के एसेट्स होते हैं। नंबर 1 टेंजिबल एसेट्स, नंबर 2 इनटेंजिबल एसेट्स, और नंबर 3 फिक्टिशियस और नॉमिनल एसेट्स। टेंजिबल एसेट का मतलब क्या होता है? टेंजिबल एसेट का मतलब है कोई भी ऐसा एसेट जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम फील कर सकते हैं, वो हमारे लिए क्या है? टेंजिबल एसेट्स है। जिसे हम फील कर सकते हैं वो हमारे लिए क्या है? टेंजिबल एसेट है। टेंजिबल एसेट्स के 2 सिमिलर पार्ट हैं जिसे हम कहते हैं फिक्स्ड एसेट और दूसरा है करंट एसेट। इसमें छोटे छोटे 2 कॉन्सेप्ट है। फिक्स्ड एसेट का मतलब क्या है? फिक्स्ड एसेट का मतलब है कोई भी ऐसा एसेट जो हम परचेज करते हैं दोबारा ना बेचने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं बिल्डिंग परचेज कर रहा हूँ हमारा बिजनेस एम्पायर खड़ा करने के लिए, ना कि उस बिल्डिंग को दोबारा बेच के पैसा कमाने के लिए। तो बिल्डिंग हमारे लिए क्या है? बिल्डिंग हमारे लिए फिक्स्ड एसेट्स। जैसे मैं फर्नीचर लेके आया हूँ बिजनेस में। फर्नीचर किस लिए लेके आया हूँ? फर्नीचर लेके आया हूँ बिजनेस का सेटअप करने के लिए, ना कि उसे बेच के पैसा कमाने के लिए। तो हमारे लिए फर्नीचर क्या है? हमारा फिक्स्ड एसेट है। सिमिलरली प्लांट एंड मशीनरी, कोई प्लांट एंड मशीनरी लेके आता है तो वो क्या करता है? वो प्रोडक्ट बनाने के लिए लेके आता है रादर देन कि वो उसे बेच के पैसा कमाए। तो प्लांट एंड मशीनरी भी हमारे लिए क्या है? फिक्स्ड एसेट्स है। करंट एसेट क्या है? करंट एसेट्स मतलब यही है जो हम करंट एसेट्स में वो चीज़ें आती है जो या तो हम दोबारा बेचने के लिए लेके आए या फिर जिसे हम 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट करने वाले हैं। कैश में कन्वर्ट करने वाले मतलब कैश मतलब रुपया, पैसा ही पैसा। कैश मतलब पैसा।
पैसे में जो चीज़ एक साल के अंदर कन्वर्ट होने वाली है, जैसे हम कोई सामान खरीद के लेके आए, जैसे हम कपड़ा खरीद के लाए जिससे हम शर्ट बना के बेचने वाले, तो एक साल के अंदर हम उसे शर्ट बना के बेच देंगे और उससे पैसा ले लेंगे। तो वो जो हम कपड़ा खरीद के लाए थे वो हम क्या करने वाले हैं, उससे बेच के पैसा में कन्वर्ट करने वाले हैं एक साल के अंदर अंदर। तो वो हमारे लिए किसके अंदर क्लासीफाई होगा, वो हमारे करंट एसेट में क्लासीफाई होगा। अभी करंट एसेट्स का मतलब समझ में आ गया। उसके बाद हम चलते हैं करंट एसेट्स के एग्जांपल्स पर। इसमें सबसे पहला एग्जांपल है डेब्टर। डेब्टर का मतलब क्या है, डेब्टर का मतलब है जब हम गुड्स को क्रेडिट पे बेचते हैं किसी पार्टी को, क्रेडिट मतलब उधार पे बेचते हैं किसी पार्टी को। मानो रामू ने श्यामू को 5000 शर्ट्स बेच दी, लेकिन उसके पैसे श्यामू 1 महीने के बाद देगा। तो 1 महीने तक जो है वो श्यामू रामू का क्या रहेगा, श्यामू को पैसे देने रहेंगे रामू को। तो वो जो श्यामू है रामू के लिए वो डेब्टर रहेगा। मतलब जब भी हम कोई उधार में सामान बेचते हैं जिससे हमें पैसा लेना बाकी है, वो हम कहाँ पे दिखाएंगे, वो हम डेब्टर के अंदर क्लासीफाई करेंगे। नेक्स्ट है हमारा स्टॉक। स्टॉक मतलब कोई भी ऐसा सामान जो हम खरीदते हैं दोबारा बेचने के लिए, वो हमारे लिए क्या है, वो हमारे लिए स्टॉक है। और इन्वेंट्री, इन्वेंट्री भी वही है जो हम बेचते हैं दोबारा खरीदने के लिए। लेकिन सर ये अलग अलग क्यों लिख रखा है, बताता हूँ बच्चों। अलग अलग ये है, स्टॉक हम मेजरली यूज़ करते हैं, स्टॉक हम मोस्टली यूज़ करते हैं किसके लिए, ट्रेडर के लिए। ट्रेडर जो बना बनाया सामान लेके आता है और बना बनाया मार्केट के अंदर बेच देता है, उसमें उसका मार्जिन रहता है कि वो होलसेलर से खरीद के और कस्टमर्स को बेचता है। वो खुद रिटेलर है, होलसेलर से खरीदेगा तो थोड़ा सस्ता मिलेगा और कस्टमर्स को बेचेगा तो 1-2%, 3%, 5% का मार्जिन पे वो बेचता है। तो वो जब भी अपने स्टॉक को दिखाता है, स्टॉक का मतलब है कि एट द एंड ऑफ ईयर जो हमारे पास माल बिना बिका हुआ है वो हमारा क्या है, स्टॉक है। तो जो साल के एंड पे हमारा बिना बिका हुआ माल है वो हमारे लिए स्टॉक है। तो स्टॉक को वो जो ट्रेडर है वो स्टॉक शब्द यूज़ करता है और जो मैन्युफैक्चरर है वो इन्वेंट्री शब्द यूज़ करता है। मैन्युफैक्चरर क्या करता है, मैन्युफैक्चरर क्या करता है, सबसे पहले कच्चा माल लेके आता है, उसके बाद उसे अपनी फैक्ट्री में मशीनों के द्वारा या हाथ के द्वारा उसे तैयार करता है और उसे फिर मार्केट में बेच देता है। तो इसमें 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले वो जो रॉ मटेरियल परचेज करके लेके आता है, मतलब जो वो सामान खरीद के लेके आता है जिससे वो एक नया प्रोडक्ट बनाने वाला है। जैसे कपड़ा खरीद के लेके आया और उससे वो शर्ट्स बनाने वाला है, तो कपड़ा क्या है, कपड़ा है रॉ मटेरियल। तो इन्वेंट्री को हम 3 चीज़ में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, और तीसरा है फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल वो लेके आता है, उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस मतलब वो जो फैक्ट्री के अंदर बना रहे कुछ टाइम के बाद वो ना तो रॉ मटेरियल रहता है वो कपड़ा और ना ही वो फिनिश गुड्स रहता है, एक बीच की स्टेज पे होता है वो बीच की स्टेज पे अगर कोई हमारा माल साल के एंड पे बचा हुआ है तो वो हम किस में क्लासीफाई करेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस में क्लासीफाई करेंगे। तो वर्क इन प्रोग्रेस हमारा जो क्या है, हम माल तैयार माल करते टाइम जो हमारे बीच में जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट हमारा किस में क्लासीफाई होगा, वर्क इन प्रोग्रेस में। लास्ट है 1 फिनिश गुड्स। जब वो कपड़े से सारा सिल के शर्ट तैयार हो जाती है, वो पूरी शर्ट हमारी किसके अंदर क्लासीफाई होगी, फिनिश गुड्स के अंदर। तो एक जब लास्ट के साल के एंड पे हमारे पास कुछ ऐसा माल होगा जो हमने बिल्कुल टच ही नहीं किया, जो हमारा रॉ मटेरियल के अंदर रखा हुआ है, कुछ ऐसा माल होगा जो तैयार हो रहा है और कुछ ऐसा माल होगा जो तैयार होकर रखा हुआ है जो डिलीवर होना बाकी है। तो वो जो तैयार होकर रखा हुआ है वो हमारा फिनिश गुड्स है, जो तैयार हो रहा है वो हमारा वर्क इन प्रोग्रेस है, और जो हमने परचेज करके रख रखा है वो हमारा रॉ मटेरियल है। क्लियर, एसेट क्लासिफिकेशन खत्म, एसेट्स इतना ही। उसके बाद हम आते हैं लाइबिलिटी के ऊपर। लाइबिलिटी मतलब कोई भी अमाउंट जो हमें किसी थर्ड पर्सन को पे करनी है वो हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी है। मतलब किसी भी पर्सन को हमें कोई चीज़ हमें पे करनी है तो वो हमारी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी मतलब उत्तरदायित्व, हमारा दायित्व है कि हम उसे इतने पैसे दें, तो वो हमारी लाइबिलिटी के लिए है। तो लाइबिलिटी के अंदर 4 तरह के लाइबिलिटी के क्लासीफाई की गई है। नंबर 1 इंटरनल लाइबिलिटी, नंबर 2 एक्सटर्नल लाइबिलिटी, नंबर 3 करंट लाइबिलिटी और नंबर 4 नॉन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी को हम शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी भी बोल सकते हैं और नॉन करंट लाइबिलिटी को हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी भी बोल सकते हैं। करंट लाइबिलिटी को शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी का मतलब, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी का सिंपल सा मतलब यही है कि कोई भी ऐसी लाइबिलिटी जिसे हम 1 साल में पे कर देंगे, जिसे हम 1 साल के अंदर पे कर देंगे, वो हमारे लिए क्या है, शॉर्ट टर्म है।
और कोई भी ऐसी लाइबिलिटी जिसे हम 1 साल से ज़्यादा का टाइम लेंगे पे करने में, वो हमारे लिए क्या है, वो है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, मतलब नॉन करंट लाइबिलिटी है। करंट लाइबिलिटी का एग्जांपल अगर मैं लूँ, शॉर्ट टर्म लोन्स, जैसे मैंने क्रेडिट कार्ड यूज़ कर लिया तो वो मेरे लिए क्या है, शॉर्ट टर्म है। अगर मैं बैंक से कोई 3 महीने के लिए लिमिट बनवा रहा हूँ तो 3 महीने की जो लिमिट बनवाई है वो मेरे लिए क्या है, शॉर्ट टर्म लोन्स हैं। दूसरा क्या है, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का मतलब क्या है, सिमिलर टू डेप्टर्स। डेप्टर्स में क्या था, हमने सामान उधार में बेचा था तो हमें उससे पैसे लेने थे, तो वो हमारा डेप्टर्स था। अभी हम क्या कर रहे हैं, उधार में माल खरीद रहे हैं तो हम क्या है, हम उसे क्रेडिटर रिकॉर्ड करेंगे। उससे हम उधार में माल खरीद के लेके आए तो हम उसे क्रेडिटर रिकॉर्ड करेंगे, जिसे हमने उधार में माल बेचा है उसे हम डेप्टर रिकॉर्ड करेंगे। मतलब जिससे हमें पैसे लेने हैं वो क्या है, डेप्टर है, और जिसे हमें पैसे देने हैं वो क्या है, क्रेडिटर है। क्लियर, सिंपल। उसके बाद हमारा आ गया बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल और अच्छे से हम समझेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर में, लेकिन अभी मोटा मोटी मैं बता दूं कि जब हमारे क्रेडिटर्स होते हैं या अदर पर्सन्स होते हैं, वो हमें एक नोट तैयार करके देते हैं जिसमें हमें बताते हैं कि हम एक स्पेसिफिक सम, इतने रुपए, मानो 25,000 रुपये मैं आपको 10 अप्रैल को पे कर दूंगा, तो वो हमारे लिए क्या है, वो हमारे लिए एक एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज का एक डॉक्यूमेंट तैयार हो जाता है। उस पे वो साइन करके हमें दे देगा और 10 अप्रैल को जाके हम उससे वो पैसा वापस ले लेंगे। तो जब ऐसा कोई डॉक्यूमेंट तैयार होता है तो वो हमारा क्लासीफाई होता है किसके अंदर, बिल्स पेएबल के अंदर। जब हमें किसी को देना है तो वो बिल्स पेएबल है। सिमिलरली हमें किसी से लेना है तो वो हमारे लिए क्या है, बिल्स रिसीवेबल है। क्या हमारे लिए, बिल्स रिसीवेबल। ये क्या है बच्चा, B/R। B/R मतलब बिल्स रिसीवेबल। अरे वाह सर, आपने तो फिर से हमारा ज्ञान बढ़ा दिया। बच्चों लगे रहो, BR। उसके बाद बिल्स पेएबल कंप्लीट हुआ। नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर हमारे कौन सी लाइबिलिटीज़ कवर होती हैं, जैसे हमने कोई बिल्डिंग बनाने के लिए बैंक से लोन लिया है और उसे हम इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए किसके अंदर क्लासीफाई हुआ, नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर। तो बैंक से हमने कोई 1 साल से ज़्यादा टर्म के लिए लोन ले रखा है तो हमारा किसके अंदर क्लासीफाई होगा, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी के अंदर, मतलब नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर। दूसरा डिबेंचर्स। डिबेंचर्स बच्चा अच्छी तरह से आप इसे पढ़ोगे 12th क्लास के अकाउंटिंग के अंदर, लेकिन मैं मोटा मोटी बता दूं कि जब एक कंपनी 3 तरह के पर्सन्स, नॉर्मली आप 11th और 12th के अंदर 3 तरह के पर्सन्स देखोगे। नंबर 1 इंडिविजुअल, नंबर 2 पार्टनरशिप और नंबर 3 कंपनी। ये तीनों चीज़ें अलग अलग होती है बच्चा। पार्टनरशिप और कंपनी अभी तक आपके लिए एक होगी, लेकिन आगे से ध्यान रखना ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। पार्टनरशिप भी अलग है, कंपनी अलग है और इंडिविजुअल भी अलग है। ये 3 तरह से अलग अलग पर्सन्स हैं। तो कंपनी के अंदर जब कंपनी क्या करती है, मार्केट से पैसा कलेक्ट करती है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, तो उसके 2 तरीके हैं। नंबर 1 शेयर्स के थ्रू और नंबर 2 डिबेंचर्स के थ्रू। शेयर्स जो है वो उसकी ओनरशिप में हिस्सा लेते हैं, लेकिन डिबेंचर जो है ओनरशिप में हिस्सा नहीं लेते हैं। जब कंपनी को मार्केट से पैसा कलेक्ट करना है बिजनेस बढ़ाने के लिए, लेकिन उसे अपनी ओनरशिप भी नहीं देनी है कंपनी को, किसी दूसरे पर्सन को, तो वो क्या करती है, तो वो डिबेंचर इशू करती है और उसके थ्रू पैसे कलेक्ट करती है। सिंपल, क्लियर। उसके बाद आते हैं हम इंटरनल लाइबिलिटी पे। इंटरनल लाइबिलिटी हमारी क्या है, इंटरनल लाइबिलिटी है कोई भी ऐसी लाइबिलिटी जो हमें पे करनी है उन पर्सन्स को जो विद इन द फर्म है, जो विद इन हमारा जो भी हमारी फैक्ट्री है, जो हमारा बिजनेस है, उसी के अंदर के बंदों को पे करना है। अंदर के बंदे वर्कर्स, जो वर्कर्स हैं वो हमारे इंटरनल पर्सन्स हैं। तो हमें उन्हें अगर कोई भी अमाउंट पे करनी है तो वो हमारी क्या कहलाती है, इंटरनल लाइबिलिटी। दूसरा ओनर। ओनर को हम क्या पे करते हैं बताऊंगा जब हम कैपिटल पढ़ेंगे। तो कैपिटल मतलब क्या है, कोई भी ओनर कोई अमाउंट इन्वेस्ट करता है बिजनेस के अंदर तो वो कैपिटल होती है। जब ओनर ने पैसे लगाए हैं तो बिजनेस का उत्तरदायित्व तो बन जाता है कि बिजनेस, जब भी बिजनेस बंद होगा उस टाइम पे हम वो अमाउंट ओनर को पे कर देंगे, तो वो बिजनेस की लाइबिलिटी बन गई। अब वो लाइबिलिटी कौन सी लाइबिलिटी है, वो लाइबिलिटी है इंटरनल लाइबिलिटी। क्लियर। उसके बाद आती है हमारी एक्सटर्नल लाइबिलिटी। एक्सटर्नल लाइबिलिटी में क्या होता है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी है हमारी वो लाइबिलिटी जो हम किसी बाहर के पर्सन को पे करने वाले, विद इन द फर्म नहीं, बाहर के पर्सन को पे करने वाले। बाहर का पर्सन कौन है, गवर्नमेंट। कोई भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस हमें पे करने हैं तो हम किसको पे करेंगे, गवर्नमेंट को पे करेंगे। अगर हमें बैंक से लोन ले रखा है तो बैंक क्या है, बैंक हमारा
बिजनेस के अंदर का पर्सन थोड़ी है, बैंक हमारा बाहर का पर्सन था। बैंक से अगर हमने कोई लोन ले रखा है तो वो हम एक्सटर्नल लायबिलिटी के अंदर क्लासीफाई करेंगे। क्लियर। इसके बाद आते हैं हम लास्ट टॉपिक कैपिटल। कैपिटल के मैंने 2 हिस्से कर दिए हैं बच्चा। कैपिटल के 2 हिस्से कैसे, एक जो ओनर के द्वारा इन्वेस्टेड है और दूसरा जो इन्वेस्ट करने के बाद जो पैसा कमाया है वो वापस से ओनर क्या करता है, इन्वेस्ट कर देता है बिजनेस के अंदर ताकि उसका बिजनेस बढ़े। तो जो हम प्रॉफिट कमाते हैं वो भी वापस से इन्वेस्ट हो जाता है, तो वो किसके अंदर ऐड हो जाता है, कैपिटल के अंदर। क्लियर कर रखना बच्चा। एक अच्छा बिजनेसमैन वही है जो कमाए हुए पैसे को री इन्वेस्ट करे। क्या करे, दोबारा से पैसा कमाने में लगा दे। ऐसा नहीं है कि हाँ आज पैसा कमाया, उड़ाओ, मजे लो, ख़त्म। नहीं बच्चा, ऐसे आप बिजनेसमैन नहीं बन पाओगे। एक बिजनेसमैन वही है जो कमाए हुए पैसे को वापस से पैसा कमाने में लगा दे, मतलब री इन्वेस्ट कर दे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैपिटल की। कैपिटल के साथ सब जुड़ा हुआ है ड्राइंग। तो मैं बताता हूँ कैपिटल क्या होता है। कैपिटल का मतलब है कोई भी ऐसी अमाउंट जो ओनर बिजनेस के अंदर लेके आ रहा है। कोई भी ऐसी अमाउंट जो ओनर बिजनेस के अंदर लेके आ रहा है वो क्या है, कैपिटल है। नॉट ओनली अमाउंट, कोई भी स्टॉक लेके आ रहा है, फर्नीचर लेके आ रहा है, प्लांट एंड मशीनरी लेके आ रहा है, कोई गुड्स लेके आ रहा है, वो सारी चीज़ें किसके अंदर ऐड हो जाएंगी, कैपिटल के अंदर। जब फर्स्ट टाइम वो बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है तो कोई भी ऐसी चीज़ जो वो लेके आ रहा है बिज़नेस के अंदर, वो कहाँ पे ऐड होगी, कैपिटल के अंदर ऐड होगी। सिमिलरली जब बिज़नेस से वो कोई भी चीज़ लेके जाएगा, चाहे वो स्टॉक लेके जाए, फर्नीचर लेके जाए, एसेट्स लेके जाए या फिर वो कैश लेके जाए, तो वो किसके अंदर कवर होगा, वो ड्राइंग के अंदर कवर होगा। ड्राइंग मतलब जो ओनर विड्रॉ कर लेता है फॉर पर्सनल यूज़, वो क्या कहलाता है, वो ड्राइंग कहलाता है। और जो ओनर इन्वेस्ट करता है बिजनेस के अंदर वो क्या कहलाता है, वो कैपिटल कहलाता है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्रॉफिट। नेक्स्ट है हमारा प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब क्या है, प्रॉफिट का मतलब है जब हम जो सामान बेच के जो हमने पैसा कलेक्ट किया है उसमें से हम हमारे उस सामान के बनाने के लिए जो हमारा खर्चा लगा था उस खर्चे को अगर हम घटा दें तो जो अमाउंट हमारे पास बचती है वो हमारा क्या है, प्रॉफिट है। सिंपल। जो भी हमने कलेक्ट किया उसमें से जो हमने पे किया वो घटा दे, जो हमारे पास बच गया वो क्या है, वो हमारा एक्सपेंस प्रॉफिट है। तो जो हमने कलेक्ट किया उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं रिवेन्यू। रिवेन्यू मतलब जब हमने क्या किया, हमने एक बर्गर बनाया और बर्गर बेच दिया, वो बर्गर बिका 30 रुपये का, तो 30 रुपये हमारे लिए क्या है, एक सेल है। और ऐसे ही हम डेली रूटीन में कितनी सेल करते हैं, ऐसे ही हम 1 महीने में कितनी सेल करते हैं, 6 महीने में, 1 साल में कितनी सेल करते हैं। जब पूरे 1 साल की सेल को अगर हम मिला देते हैं तो वो हमारे लिए क्या बन जाता है, रिवेन्यू बन जाता है। उसके बाद हम उसमें से घटा देते हैं क्या, एक्सपेंसेस। मतलब जो हम ब्रेड परचेज करके लेके आए थे, जो हमने मसाले लिए थे, जो हमने चाउमीन लिया था, पनीर लिया था बर्गर बनाने के लिए, वो हमारा क्या है, वो हमारे खर्चे हैं। तो जब हम वो अमाउंट उसमें से घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, प्रॉफिट बचेगा। तो एक्सपेंस 2 तरीके के होते हैं। सबसे पहले रिवेन्यू। क्लियर है। रिवेन्यू का मतलब है कोई भी ऐसी अमाउंट जो हम कलेक्ट करते हैं सामान बेच के, तो मतलब सेल्स करके हमने कोई रिवेन्यू कलेक्ट किया है, वो हमारा, वो जो भी सेल्स करके जो हमने पैसा कलेक्ट किया वो हमारा क्या कहलाता है, रिवेन्यू कहलाता है। एक्सपेंस मतलब कोई भी सामान खरीदने से लेके बेचने तक अगर हम कोई खर्चा कर रहे हैं वो हमारा क्या है, वो हमारा एक्सपेंस है। एक्सपेंस दो तरह के होते हैं। नंबर 1 डायरेक्ट एक्सपेंस, नंबर 2 इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस बच्चा मैंने बताया था, डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब है वो खर्चा जो हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू को इंक्रीज कर देता है। मतलब जैसे मैंने शर्ट का एग्जांपल लिया था, अगर मैं शर्ट को ये बिना बटन के बेचूंगा तो मेरी शर्ट की वैल्यू उतनी नहीं जाएगी। तो अगर मैंने शर्ट को बटन्स के साथ बेचा, बटन लगाने के बाद बेचा, तो उसकी वैल्यू बढ़ गई है। तो ये जो बटन है ये प्रोडक्ट की डायरेक्ट वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है। तो ये जो बटन है ये कौन सा खर्चा है, ये बटन जो खरीदने की लागत आई वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या बताया था मैंने, वो खर्चा जो प्रोडक्ट की वैल्यू को इंक्रीज नहीं करता है। जब भी बच्चा कोई खर्चे की बात हो तो सिंपल 2 ही चीज़ें सोचना। नंबर 1, क्या ये प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ा रहा है, नहीं बढ़ा रहा, ठीक है, तो ये किस में गया, इनडायरेक्ट में गया। जब भी कोई वैल्यू प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ा रहा है, हाँ बढ़ा रहा है, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ। क्लियर। डायरेक्ट एक्सपेंस का एग्जांपल मैंने बता दिया आपको कि ये कोई भी ऐसा सामान जो प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ा रहा है, मतलब जो
प्रोडक्ट के अंदर लग रहा है। जैसे मैं एक गेट का एग्जांपल लूँ, अगर ये गेट है, ये गेट में मैंने क्या किया है, ये गेट को पॉलिशिंग करवाया है, ये गेट में जो लकड़ी लगी है, जो लोहे के नट बोल्ट्स लगे हैं, चौखट लगी है, वो क्या है, वो उसके डायरेक्ट वैल्यू को इंक्रीज़ कर रही है। तो वो हमारे लिए क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। लेकिन जहाँ पे ये गेट, ये शर्ट ये बन रही है, वहाँ पे फैक्ट्री के अंदर एक अकाउंटेंट काम कर रहा है, एक वॉचमैन काम कर रहा है, एक सुपरवाइज़र काम कर रहा है। वो डायरेक्टली प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं, लेकिन उनका कुछ ना कुछ पे करना पड़ रहा है फर्म को, वो खर्चा है हमारे लिए। अकाउंटेंट्स क्या कर रहा है, अकाउंट बना रहे हैं हमारे लिए, तो वो प्रोडक्ट तो नहीं बना रहा है ना, तो प्रोडक्ट की वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रही है। तो वो हमारे लिए क्या कर रहा है, वो हमारे लिए अकाउंट्स तैयार कर रहा है। वो अकाउंट्स जब तैयार कर रहा है तो उसे हमें पैसे देने पड़ रहे हैं, वो हमारे लिए क्या खर्चा है। जब वो खर्चा हमारे लिए है तो वो खर्चा क्या है, वो इनडायरेक्ट खर्चा है, वो डायरेक्ट प्रोडक्ट की वैल्यू को इंक्रीज नहीं कर रहा है, तो वो हमारे लिए इनडायरेक्ट खर्चा है। तो मैं कहूँ कि इनडायरेक्ट अगर हम किसी को सैलरी पे कर रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। और जब हम किसी को वेजेस पे कर रहे हैं, मतलब जो शर्ट बनाने वाला पर्सन है, जब हमने कपड़ा खरीद के जो शर्ट बनाई है, वो जो शर्ट बनाने वाला पर्सन है वो डायरेक्टली वैल्यू को इंक्रीज़ कर रहा है, तो वो वेजेस पे कर रहे हैं हम उसे, वो किस में जाएगा, वो डायरेक्ट में जाएगा। जब हमने कोई सामान खरीदा, परचेजेस मतलब शर्ट खरीदी, बटन खरीदा, धागा खरीदा, वो डायरेक्ट प्रोडक्ट की वैल्यू को इंक्रीज़ करेगा, वो हमारे लिए क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। तीसरा, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री जहाँ पे उस प्रोडक्ट पे काम हो रहा है वो क्या है, हमारी फैक्ट्री है। लेकिन एक हेड ऑफिस होता है, एक फैक्ट्री लेआउट होता है, फैक्ट्री के अंदर कोई खर्चा हो रहा है तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस जाता है। और जब एडमिनिस्ट्रेशन मतलब हेड ऑफिस के अंदर अगर कोई खर्चा हो रहा है तो वो हमारा क्या जाता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आता है। क्लियर। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में एक डिस्काउंट है। डिस्काउंट के दो पार्ट होते हैं बच्चा। नंबर एक ट्रेड डिस्काउंट और नंबर दो कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या है, ट्रेड डिस्काउंट मतलब है जब भी हम कोई हमसे बल्क में सामान परचेज करने लेके आए। अभी अगर कोई बर्गर लेने आए और वो बोले कि मेरे को 100 बर्गर चाहिए, तो आप कितने के लगाओगे, तो मैं डेफिनेटली, मैं नॉर्मल बर्गर 30 रुपये का बेचता हूँ तो मैं उसे 25 में दे दूंगा। क्यों, क्योंकि मेरे सारा दिन की सेल जो है वो एक झटके में हो रही है मेरी, तो मेरे को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं फटाफट से मेरा रिवेन्यू जो है थोड़ा कम करूँगा, लेकिन हाँ मेरा मार्जिन थोड़ा कम होगा, लेकिन जो है सिमिलरली मेरी जो सेल इंक्रीज़ होगी तो मार्जिन कम और सेल ज़्यादा, तो अगर देखेंगे इफेक्ट, नेट इफेक्ट तो वही आ जाएगा हमारा। तो हम सिमिलरली ज़्यादा पैसे कमाने वाले हैं। तो क्या करते हैं, जब भी कोई बल्क में परचेज़ करने आता है तो हम उसे एक डिस्काउंट ऑफर करते हैं कि अगर आप हमसे इतने बर्गर लोगे तो हम आपको इतने रुपए की छूट देंगे। डेफिनेटली हर एक बिजनेस के अंदर है, नॉट ओनली बर्गर। 2 शर्ट पे 1 शर्ट फ्री, वो क्या है, वो भी ट्रेड डिस्काउंट है। मतलब आप बल्क में परचेज करो, आपको एक डिस्काउंट मिलेगा। वो क्या है, वो डिस्काउंट जो होता है वो ट्रेड डिस्काउंट होता है। बहुत ही ध्यान से सुनो बच्चा, ट्रेड डिस्काउंट जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होता है। तो कैसे रिकॉर्ड होगा, ये हम बात करेंगे आने वाले लेक्चर्स में कि हम ट्रेड डिस्काउंट को कैसे रिकॉर्ड करेंगे। ध्यान रखना बच्चों, बाकी मैं याद दिलाता रहूँगा आपको। ट्रेड डिस्काउंट जो है बल्क में परचेज करने के लिए। दूसरा है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट का मतलब क्या है, कैश डिस्काउंट वो है जब हमने क्या किया, सामान बेच दिया लेकिन उधार में, तो अभी हमें उससे पैसे कलेक्ट करने हैं और मार्केट के अंदर इतने बेकार बंदे हैं, इतने बेकार बंदे कि वो पैसा देते ही नहीं है, वो पैसा देते ही नहीं है जल्दी से। तो हमने क्या किया, जल्दी पैसा रिकवर करने के लिए एक डिस्काउंट उछाल दिया, एक डिस्काउंट उछाल दिया। वो क्या है, कैश डिस्काउंट। मतलब जल्दी कैश रिकवर करने के लिए मार्केट से हमने क्या किया, एक डिस्काउंट ऑफर किया कि अगर आप हमें 2 दिन के अंदर पेमेंट कर देंगे तो हम आपसे सिर्फ 95% ही पेमेंट लेंगे। मतलब अगर हम आपसे 100 रुपये लेते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ 95 रुपये लेंगे अगर आप 2 दिन के अंदर पेमेंट करते हो। तो वो जो 5 रुपये है हमारा, वो हमारा क्या है, वो खर्चा है हमारा, और जिससे हम क्या नाम देते हैं, कैश डिस्काउंट का नाम देते हैं। और कैश डिस्काउंट हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होता है। क्लियर। इसके बाद अगर मैं कहूँ कि मेरे बचे हुए हैं एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर को मैं कहूँ, एक्सपेंडिचर हमने 3 तरह के एक्सपेंडिचर देखे हैं। नंबर 1 रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सबसे पहले एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, एक्सपेंडिचर का मतलब है
कोई भी फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड अगर हम कोई खर्चा करते हैं तो वो हमारा क्या रहता है, एक्सपेंडिचर रहता है। अगर कोई फिक्स्ड एसेट से मतलब एसेट, नॉट ओनली फिक्स्ड एसेट, एसेट से अगर रिलेटेड कोई हम एक्सपेंस कर रहे हैं वो हमारा क्या होता है, वो एक्सपेंडिचर होता है। अगर वो एक्सपेंडिचर करके हमें जो बेनिफिट मिलने वाला है, मतलब हम खर्चा क्यों करते हैं, हमने बिल्डिंग क्यों बनाई है, क्योंकि ये बिल्डिंग से हमें आने वाले टाइम पे रिवेन्यू कमाने वाले हैं। तो कोई भी खर्चा हम करते हैं उससे हमें कोई ना कोई बेनिफिट मिलता है। अगर वो बेनिफिट हमारा 1 साल से कम पीरियड के लिए है तो वो हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। मतलब मैं फॉर एग्जांपल मैंने खर्चा किया किस पे, ये मार्कर पे। ये मार्कर मेरे लिए क्या है, ये मार्कर मेरे लिए एसेट है, लेकिन कौन सा एसेट है, करंट एसेट है। क्यों, क्योंकि ये मेरा 1 साल से कम चलने वाला है। तो 1 साल अगर इसका बेनिफिट मुझे कितना मिलने वाला है, कम मिलने वाला है, तो ये एक्सपेंडिचर जो है मेरा, ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लेकिन वही अगर मैं बात करूं कि मैंने जो बेनिफिट हमें 1 साल से ज़्यादा के लिए मिलने वाला है वो हमारे लिए क्या है, वो हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है। उसके बाद हम बात करते हैं डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की। मैंने बताया था बच्चों ये 2 कॉन्सेप्ट एक साथ चलते हैं। कौन से डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और फिक्टिशियस और नॉमिनल एसेट्स। मान लो हमने कोई क्या किया, एक बड़ा सा खर्चा किया जिसका बेनिफिट हमें आने वाले कई सालों में मिलने वाला है, जिसका बेनिफिट हमें आने वाले कई सालों में मिलने वाला है, लेकिन वो हमारे लिए क्या है, वो हमारे लिए खर्चा है, एसेट नहीं है। वो हमने एसेट पे खर्च, वो हमने एसेट के लिए कोई वैल्यू इंक्रीज नहीं की। एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है जहां हम एसेट के लिए कोई अमाउंट स्पेंड करते हैं जब, लेकिन ये हमने एसेट के लिए कोई अमाउंट स्पेंड नहीं की है, ये हमने क्या किया है, ये एक्सपेंस किया है। तो ये क्या बोलते हैं, जैसे हमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, क्या, एक्सेप्शन। ये क्या हमारा एक्सेप्शन है, ये क्या है, एक्सपेंस किया है हमने, लेकिन उसका बेनिफिट हमें आने वाले कई सालों में मिलने वाला है। तो हम उसे किसके अंदर क्लासिफाई करेंगे, हम क्लासिफाई करेंगे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर क्या होगा, एक पर्टिकुलर अमाउंट, मान लो हमने स्पेंड किया था 1.5 लाख रुपया, किसके अंदर, एक एक्सपेंडिचर के अंदर। 1.5 लाख रुपए से हमें क्या मिलने वाला था, हमें आने वाले 5 सालों में उसका बेनिफिट मिलने वाला था। मैंने एडवर्टीजमेंट पे खर्चा किया, तो आने वाले 5 साल में उस एडवर्टीजमेंट से मेरी सेल इंक्रीज होने वाली है। तो 1.5 लाख रुपए जो है वो आज की डेट में मैं पूरा खर्चा नहीं मान सकता, क्योंकि उसका बेनिफिट मुझे 5 साल में मिलने वाला है। तो अगर आज ही मैं उसे अपना खर्चा मान लूँगा तो आगे आने वाले 4 सालों में मेरे लिए खर्चा नहीं होगा। तो 1 साल में मैं ज़्यादा खर्चा दिखा दूंगा, आगे आने वाले 4 साल में खर्चा दिखाऊंगा नहीं। तो ये क्या है, ये अनफेयर ऑफ अकाउंटिंग है। ऐसे अकाउंटिंग नहीं होती है। अकाउंटिंग मतलब जिस पीरियड के लिए है उसी पीरियड के लिए हम रिकॉर्ड करेंगे। ये सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं ये हमें कौन बताता है, वो हम पढ़ने वाले हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि है हमारा बिजनेस प्रिंसिपल्स एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो वो हम देखेंगे। साथ के साथ अगर मैं बताऊं कि एक्सपेंडिचर मान लो 5 साल के लिए था 1.5 लाख से, तो उसमें से हमने क्या किया, 5 साल के लिए डिवाइड करेंगे तो 1 साल का कितना हुआ, 30,000 रुपये। लेकिन जो 1,20,000 रुपये जो बच गए, जो हमने खर्चा कर दिया है, वो हम कहाँ दिखाएंगे, वो हम दिखाएंगे फिक्टिशियस और नॉमिनल एसेट के अंदर, जो आगे आने वाले सालों में हम निकालते रहेंगे उसमें से। फर्स्ट ईयर में क्या हुआ, फर्स्ट ईयर में 30,000 रुपीज़ का डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखा देंगे और 1,20,000 रुपये का हम क्या दिखा देंगे, नॉमिनल एसेट। सेकेंड ईयर में 1,20,000 में से 30,000 रुपये घटा के हम क्या दिखा देंगे, 30,000 रुपये घटा के डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में दिखा देंगे, और बैलेंस 90,000 जो है वो हम हमारा फिक्टिशियस और नॉमिनल एसेट में दिखा देंगे। उसके बाद थर्ड ईयर में फिर से 30,000 डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में, 60,000 फिक्टिशियस और नॉमिनल एसेट में। उसके बाद फिर से 30,000 रुपये डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, 30,000 रुपये हमारा फिक्टिशियस और नॉमिनल एसेट्स। उसके बाद फिर से 30,000 रुपये, 5 साल की अकाउंटिंग हमारी ऐसे ही होगी। क्लियर। इसके बाद कुछ एक छोटी सी टर्म बचती हैं, एक बैड डेब्ट्स। डेब्ट्स का पता है, डेब्टर्स। डेब्टर्स को हम नॉर्मली जब बातें करते टाइम अगर कोई शब्द यूज़ करते हैं तो डेब्ट्स यूज़ करते हैं कि ये हमारे डेब्ट्स हैं। तो अगर वो हमारे बैड हो जाते हैं, बैड मतलब डेविल, बैड हो जाते हैं, तो वो हमारे लिए क्या हो जाते हैं, बैड डेब्ट्स। मतलब जब वो पैसा देने से मना कर देते हैं, कोई भी ऐसा डेब्टर जो पैसा देने के लिए कैपेबल नहीं है, वो हमारे लिए क्या हो जाता है, बैड डेब्ट्स हो जाते हैं। क्लियर। याद आ रहा होगा कि डेब्टर्स कौन से थे, डेब्टर्स वो थे
और क्रेडिटर्स वो थे। यहाँ से हम माल परचेज कर रहे थे या माल बेच रहे थे, जिसको बेच रहे थे उससे हमें पैसा लेना था, जिससे पैसा लेना था वो डेब्टर्स थे, जिसे पैसा देने था वो क्रेडिटर्स थे, और जिसे पैसे लेने थे वो पैसा ना दे पाई, वो हमारे लिए क्या हो जाता है, बैड डेब्ट्स हो जाता है। अकाउंट्स रिसीवेबल क्या होता है, अकाउंट्स रिसीवेबल होता है जब हम डेप्टर्स को बीआर के साथ मिला के एक साथ एक अमाउंट देखते हैं, वो हमारी क्या होती है, अकाउंट रिसीवेबल। सिमिलरली अकाउंट पेएबल क्या होता है, जब हम क्रेडिटर्स को बिल्स पेएबल के साथ देखते हैं, मतलब ये दोनों अमाउंट एक साथ जुड़ के क्या बनाती हैं, ये बनाती हैं अकाउंट पेएबल, अकाउंट पेएबल। और डेप्टर्स और बीआर ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, ये दोनों मिलके बनाते हैं अकाउंट रिसीवेबल। सिंपल, क्लियर। एक होता है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, इंसॉल्वेंट का मतलब होता है जब उसकी एसेट्स जो हैं वो उसकी लायबिलिटी प्लस कैपिटल से कम हो जाती है, तो वो क्या हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है। मतलब जब उसके पास जितनी संपत्ति है वो उसकी देनदारियों से कम रह जाती है, मतलब उसके पास सब चीज़ें बेच के, उसके बर्तन, उसकी घड़ी, उसके कपड़े, उसकी ज़मीन जायदाद सब बेच के उसके पास मान लो रुपया आया 2 करोड़ रुपया, लेकिन उसे लोगों के पैसे देने 3 करोड़ रुपए, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इंसॉल्वेंट, दिवालिया घोषित हो जाएगा। तो बस इतना ही था हमारा अकाउंटिंग, बिजनेस अकाउंटिंग टर्म्स। गुड लक गाइस। नेक्स्ट लेक्चर में मैं लेके आ रहा हूँ बिजनेस प्रिंसिपल्स। मोस्ट प्रोबेबली 2 लेक्चर में वो चैप्टर ख़त्म हो जाएगा हमारा। उसके साथ फिर से ये जो चार्ट है ये मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, आप वहाँ से जा करके डाउनलोड कर सकते हो। ये चार्ट की बेटर प्रेजेंटेशन के साथ मैं आपको टेलीग्राम के अंदर दूंगा, जिसमें हम सारे छोटी छोटी चीज़ें भी रिकॉर्ड करेंगे, जैसे बिजनेस ट्रांजैक्शन मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक इवेंट, इकोनॉमिक एक्टिविटी, जैसे एसेट्स की तीनों कंडीशन उसके साथ लिखी होंगी। फिक्स्ड एसेट्स मतलब विच आर नॉट फॉर सेल है और मोर देन यूज फॉर मोर देन 1 ईयर है, ये जो बेसिक कंडीशंस हैं वो उसके साथ लिखी होगी, वो डेफिनेशन, वो चार्ट आप ले सकते हो टेलीग्राम चैनल के थ्रू। फटाफट से जाइए टेलीग्राम चैनल में, चार्ट डाउनलोड कीजिए, उसके बाद ही ये लेक्चर देखिए। क्लियर? तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।